तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बजट पे चर्चा हो रही है और आज बजट पेश हुआ है। रेल बजट और आम बजट दोनों एक ही तारीख में, तारीख भी बदली गई है, 1 फरवरी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मयंक गोयल, हमारे साथ जुड़े हैं जो सीए हैं, अभिषेक वर्मा है जो वकील हैं, और उनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज के बजट को कैसे देखा जाए, कैसे परखा जाए और कितनी उम्मीदों पर ये खरा उतरा है। मयंक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज ये बजट आया है, हर बार आता है, तारीख में एक तो बदलाव हुआ है, चलिए वो तो सियासी पहलू है, आप ये बताइए जो उम्मीदें थी उस उम्मीदों पर क्या ये खरा उतरा है? देखिए, ये जो आम बजट है इस साल का, हाँ, जिसको फाइनेंशियल बजट हर साल पेश किया जाता है और थोड़ा पहले रखा गया है, तो लोग काफ़ी बात कर रहे थे कि हो सकता है ये पॉलिटिकल एंगल से इन्फ्लुएंस करने के लिए इसका फायदा लेगी राजनीतिक पार्टी, लेकिन इस तरीके का कोई राजनीतिक फायदा तो नहीं दिखाई दिया। जो इन्होंने मेनली जो बेनिफिट्स दिए हैं वो एक आम आदमी को देने की कोशिश की गई है। हाँ, जो 5 लाख रुपए तक की आय का रखते हैं उन लोगों के लिए काफी हद तक 10% जो स्लैब था वो 5% कर दिया गया है। तो उसको एंगल को देखते हुए देखा जाए, और स्मॉल सेगमेंट जो कंपनीज है, बेसिकली जो कंपनीज जिनका टर्नओवर केवल 50 लाख रुपए तक है, हाँ, उन लोगों को 30% से घटा के 25% टैक्स रेट कर दिया गया है। तो ये अपने आप में काफी जो स्मॉल सेगमेंट एंटरप्राइजेज है उनके एंगल से देखा जाए तो राहत देने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये हमारे देश में 90% इनकम जनरेट करने का सोर्स है। जो सारे एंटरप्राइजेज हैं, कंपनीज हैं, उसमें काफी बड़ा तबका ऐसा होता है जो एसएमई सेगमेंट है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने बेनिफिट दिया है। बस एक जो मुझे लगता है कमी है छोटी सी, जो एक स्मॉल सेगमेंट कंपनीज जो फर्म्स होती हैं, पार्टनरशिप फर्म हो या फिर प्रोफेशनल फर्म्स हो, उनको इससे बाहर रखा गया है, केवल कंपनी को इन्होंने इन्वॉल्व किया है। तो कंपनी को मोटिवेट करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक स्ट्रक्चर सेगमेंट में आए, उस वजह से इन्होंने ऐसा किया है। लेकिन जो प्रोफेशनल फर्म्स हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं कर सकते अपने वो कंपनी के अंदर, उनके लिए थोड़ा सा ये है कि उनको भी बेनिफिट दिया जा सकता था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये बजट बिल्कुल सही है। हाँ, दूसरा एक पहलू जो मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे सैलरीड क्लास एम्प्लॉयज होते हैं, जो बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने उनका विवरण भी दिया था कि काफी हद तक वो मैक्सिमम टैक्स रिटर्न्स भरते हैं, फाइल करते हैं, तो उन लोगों के लिए नीचे के बेनिफिट तो दिया गया, लेकिन सैलरीड क्लास को कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं दिया। जैसे कि पहले के आप देखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन हुआ करती थी सैलरी स्लैब वालों के लिए, तो इस तरीके का कोई अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन की प्रोविजन भी किया होता तो एक बहुत बड़े लेवल पे बेनिफिट होता। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि फिर उसे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को समझा जाता, तो हो सकता है उसके मद्देनजर रखते हुए इस चीज को इन्होंने ना लिया। 3 जो स्लैब थे, यानी कि जो 2.5 लाख से 5 लाख की आमदनी था उस पर 10% था, उसे आपने आधा कर दिया। 5 से 10 वाला जो 20% था वो अभी भी है, और जो 10 से ऊपर वाला है 30% वो भी बरकरार है। तो यानी कि वो उनको भी कोई ना कोई तो उम्मीद होगी कि बजट आ रहा है, और मैं वही कह रहा हूँ उनके लिए निराशाजनक है। और उनको जो बेनिफिट दिया जा सकता था, स्पेशली सैलरीड क्लास मेन रूप से जो टैक्स देता है, उनके लिए मैंने कहा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रोविजन किया जा सकता था, चाहे वो 10% कर देते, जो पहले हुआ करता था 30% अंडर सेक्शन 24, जो अभी तक इन्होंने नहीं दिया है, तो वो एक अगर दे देते तो वो सबके लिए अच्छा हो जाता। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो उनको भी बेनिफिट तो है, 5 लाख तक का स्लैब उनके लिए भी होता है, तो 12,500 रुपए की जो छूट है वो उनके लिए भी है। वैसे वो छोटी है लेकिन ठीक है। अभिषेक जी हमारे साथ जो टैक्स मामलों के जानकार हैं, वकील हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो बजट है वो कैसे देखते हैं। देखिए, जैसा कि हमारे मयंक जी ने बोला है, उन्होंने सारी टेक्निकलिटीज तो बता दी हैं, इसलिए मैं एज ए लॉयर इस बजट को ज्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखता हूँ और इसको ब्लैक मनी या करप्शन के अगेंस्ट एक लड़ाई के रूप में देखता हूँ। सबसे पहली चीज उन्होंने की, डीमोनेटाइजेशन के बाद जो हमारे बैंक में लिक्विडिटी बढ़ी, जो सरकार को डेटा मिला कि भाई किसका कितने लोग रिटर्न भर रहे हैं, क्या है उन लोग के पास इनकम वगैरह, अब वो इफेक्ट तभी लॉन्ग रन में काम कर पाएगा जब हम उस कैश को दोबारा कैश इकोनॉमी में बदलने से रोकें। उसके लिए उन्होंने सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज की है वो की है कि 3 लाख रुपए से ऊपर के कैश ट्रांजैक्शन को बैन कर दिया, जो कि जस्टिस एमबी शाह की जो एसआईटी थी उसने रिकमेंडेशन भी की थी, और उस रिकमेंडेशन को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, हम 3 लाख से ऊपर कैश ट्रांजैक्शन नहीं होने देंगे। यानी इससे लगाम लगेगी, लगाम लगेगी, डेफिनेटली लगाम लगेगी। और तभी जब तक हम डिजिटल पेमेंट की ओर या डिजिटल सिस्टम की ओर नहीं जाएंगे, तब तक जो ग्राउंड रूट लेवल पे बेनिफिट पहुंचने चाहिए गरीबों को, किसानों को, वो नहीं पहुंच पाएंगे। तब तक सरकार को टैक्स कलेक्शन भी कम होगा। सेकंड चीज इन्होंने की कि जो इनकम टैक्स की सेक्शन 40A3 है, जिसमें कैश ट्रांजेक्शन की बात कहता है, जो
उसकी जो लिमिट थी पहले 20,000 रुपए पर ट्रांजेक्शन थी, उसको घटा के उन्होंने 10,000 रुपए कर दी है। तो वो भी कैशलेस इकोनॉमी के बढ़ने के लिए एक कदम उन्होंने दिखाया। तीसरा काम इन्होंने जो किया है वो है IRCTC के सर्विस टैक्स को उन्होंने खत्म कर दिया है, ताकि लोग अधिक से अधिक उस पर कैशलेस क्यों बढ़े। बट अभी जो एक इशू अभी चल भी रहा था कि जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है कार्ड्स है, इन पर ऐसी उम्मीद थी कि उस रेट को सरकार वेव करेगी ताकि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट और सस्ता होगा, वो नहीं कर पाई है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने किया, जो मैं सबसे मैं बधाई भी देना चाहूंगा अपने वित्त मंत्री को, कि पॉलिटिकल पार्टीज के चंदे पर जो सबसे डिस्प्यूटेड फील्ड था उस पर उन्होंने कहा कि 2,000 रुपए से ऊपर आप ले नहीं सकते एक आदमी से कैश, और उसके ऊपर आपको चेक लेना पड़ेगा। तो ये जो एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था आएगी वो हमारे कैशलेस इकोनॉमी, हमारे ब्लैक मनी के अगेंस्ट बहुत रामबाण की तरह काम करेगी। बिल्कुल धर्मेंद्र पांडे, ये बात सही है कि जो पहले इन्हीं पे सवाल उठ रहा था, अभी एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कहा गया था कि जो राजनीतिक दल है उनका जो चंदा है वो 70% अघोषित होता है, जिसमें ब्लैक मनी बहुत ज्यादा होती है। हालांकि 20,000 पहले लिमिट थी, उसके ऊपर आप चेक लेंगे या वो, लेकिन उसके नीचे का जो कैश का था उसी में गोलमाल हो रहा था। अब लगता है इससे जो 2,000 किया गया है, इससे तमाम दूसरे जो राजनीतिक दल हैं, सत्ताधारी समेत जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उस पे इसका असर होगा? जो काले धन का खेल इसमें होता है उस पे लगाम लगेगी? देखिए, ऐसा है कि जहां कुछ ना हो तो वैसे एक जो है हास्य की बात है, एक जो है लोग कहते हैं ना, जहाँ पेड़ ना रूख वहाँ ऋण महापुरुष। जहाँ किसी तरीके का पेड़ ना हो और जहाँ हर तरफ जो है वीराना छाया हो, वहाँ अगर ऋण का पेड़ भी है तो उसको कहते हैं कि यही पेड़ सबसे बड़ वृक्ष है। तो राजनीतिक दलों की जो मंशा है, राजनीतिक पार्टियों की जो बात है, वो सिर्फ दूसरों के लिए होती है, अपने लिए, अपने ऊपर तो कोई पाबंदी चाहते नहीं। हर राजनीतिक पार्टी चाहती है कि देश में RTI का कानून बहुत बेहतर तरीके से लागू हो, हर तरफ चले, लेकिन मेरे ऊपर, मेरे चंदे के ऊपर, मेरी पार्टी के ऊपर, या मैं जिस मंत्रालय में हूं उसमें RTI न चली। ठीक है ना, मैंने क्या काम किया उसकी RTI से कोई जानकारी नहीं मांगे। इसी तरीके से राजनीतिक पार्टियों का जो फंडिंग है, जो पैसा है, जो बार बार राजनीतिक पार्टियों पे टिकट बेचने का और डोनेशन लेने का जो आरोप लगता है, हर पार्टी से जो नेता जाता है वो यही कहता है कि मुझसे तो अमुक चीज मांग ली, ये कर दिया, इसलिए मैं पाक साफ था, इसलिए मैं निकल के इसमें चला गया। वो मतलब एक जो है नदी से निकलता है और कहता है मैं इस गंदा नाला थी, मैं तो गंगा जी में जा रहा हूं, कुछ दिन बाद उसको भी छोड़ते हैं लोग। ये राजनीतिक चलन हो गया था। लेकिन ये तो पहली बार जो हुआ है, पहली बार जो हुआ है 2,000 रुपया से ऊपर का जो चंदा है उसको जो बैन किया गया है, ये स्वागत योग्य साहसिक कदम है, लेकिन मैं इसको पूरा नहीं मानता। ये पूरा इसलिए नहीं मानता कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि पेटीएम करो, डेबिट कार्ड से पेमेंट करो, ATM से पेमेंट करो, और सरकार के मंत्री और सरकार के नेता, सरकार के सारे पार्टी के पदाधिकारी वो एक तरफ जाते हैं और एक चाय वाले से चाय पी करके उसको जो है मोबाइल से पेमेंट करते हैं। आप जो है 5 रुपया की चाय मोबाइल से पेमेंट करना चाहते हो, फिर अपनी पार्टी में आप 2,000 रुपया क्यों लेना चाहते हो? इसको भी 2 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया कर लेते। 100 रुपया से ऊपर का चंदा होगा तो वो कैश नहीं आएगा। अभी भी 2,000 के बीच में इनको बहुत बड़ा गैप है। और आप देखना कि राजनीतिक पार्टियां, इनके पास करोड़ों मेंबर होते हैं जो चंदा नहीं देते हैं। उनको एक व्यक्ति चंदा देता है जो उस पैसे को जो है, ये जो है बांट के जो 75% हर राजनीतिक पार्टी का आय का स्रोत अज्ञात होता है। वो आय का स्रोत अज्ञात कहां से? क्योंकि उसको दिखाते हैं कि हमारी पार्टी के वर्करों ने हमको जो है मेंबरशिप दे दी, हमको ये चंदा दे दिया। कुछ पार्टियों में तो फ्री की मेंबरशिप है, कुछ पार्टियों में 5 रुपया की मेंबरशिप है, कुछ पार्टियों में जो है 100 रुपया की मेंबरशिप है। ऐसे कहां कितना आ जाता है? लेकिन होता क्या है कि उनका कुछ कोई डेटा तो तैयार करना नहीं है। जब इनकम टैक्स, मेरे साथ बैठे हैं मैन जी, ये भली बात जानते हैं, जब कोई डेटा तैयार करके आपको नहीं देना है, सिर्फ ये लिखना है अज्ञात सोच से सारे जो है आयाम से हमारे पास इतना पैसा आ गया, मुझे मिला 100 करोड़ रुपया चंदा, जिसमें से जो है 80 करोड़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ अज्ञात सूत्र से आ गया। ठीक है, बाकी 20 करोड़ का आपने डिटेल दे दिया। यही होगा कि अभी भी जो है जो 2,000 रुपया है, 2,000 के माध्यम से ही एक जो है करोड़ों रुपए की जो है करोड़ों लोगों के नाम पे वो चंदा उसमें बांट करके उसको अज्ञात दिखा देंगे कि ये इसके नीचे का है। मुझे लगता है कि इसको जो है सरकार को चुनाव आयोग ने सजेशन दिया था, सरकार ने वो कर दिया। एक साहसिक कदम मैं मान रहा हूं कि चलो जहां कुछ नहीं था वहां इन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप एक तरफ जो है
दो बातें नहीं चलती, कथनी करनी में अंतर दिखाई पड़ता है यहाँ राजनीतिक पार्टियों के। अपनी तनख्वाह बढ़ाते, जैसे केजरीवाल जी तो कहते थे कि मैं कुछ नहीं लूंगा, 300 गुना तनख्वाह बढ़ा लिए, गाड़ी बंगला नहीं लेंगे, लेकिन राजनीति में जाने के बाद सब कुछ संभव हो जाता है। यही पोजीशन है कि सरकार को इस चंदे को भी, मैं लगता हूं, मुझे उम्मीद है कि सरकार आगे आने वाले टाइम में इस चंदे को उठा करके 100 और 500 रुपया के अंदर ले जाएगी। अभिषेक, 2000 नहीं, क्या 20,000 से 2,000 जो अब किया गया है राजनीतिक पार्टियों का चंदा, क्या लगता है 2,000 भी ज्यादा है? इससे भी गड़बड़ झाले हो सकते हैं, इससे भी गोलमोल हो सकता है? देखिए, मुझे ये लगता नहीं, क्योंकि अभी कोई नया सिस्टम लाने के लिए हमको उसके फ्यूचर के जो इफेक्ट होंगे उसको देखना पड़ेगा। हमने ये कह दिया कि भाई हम 100 रुपए से ऊपर हम कैश कर ही नहीं सकते, तो राजनीतिक जो दल होते हैं जो टोटली एक सोशल सर्विस बेस्ड कॉन्सेप्ट पे होते हैं, उनके सामने बहुत सी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज भी होती हैं। अब आप एक ऐसा लॉ ला दो जिसके फ्यूचर इंपैक्ट पता ही नहीं है और बाद में आपको रोल बैक करना पड़े अपने आप को, उससे बेहतर है कि आपने एक कर दिया कि भाई ठीक है, हम 2,000 रुपए तक कैश अलाउ कर रहे हैं। आप ये सोचिए 2,000 रुपए के हिसाब, जैसा कि धर्मेंद्र जी ने कहा है कि करोड़ रुपए हो जाएगा, उसको करोड़ रुपए के लोगों को लाना, उसके हिसाब से बनाना कितना डिफिकल्ट काम है। अभी तक तो कुछ भी नहीं था, कम से कम सरकार ने अब तो किया। और जो मेजर चंग में पैसा इस तरह से मूव करता है राजनीतिक दलों में, वो कहीं ना कहीं कैश में और कुछ ना कुछ पोर्शन का चेक भी होता है। अब ये है कि 2,000 के ऊपर से तो हमको चेक ही लेना है, तो चेक तो सारा ट्रेस हो जाएगा, किसने दिया क्या दिया। अब जहां तक कैश की बात है, एटलीस्ट इतना तो है कि एक आदमी 2,000 ऊपर दे नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ तो कंट्रोल राजनीतिक दलों पे लगेगा। और ये शुरुआत है, मैं सोचता हूं, मेरा ये मानना है कि अगले सालों में या भविष्य में देखेंगे कि ये 2,000 भी सरकार खत्म करेगी, लेकिन फिलहाल जो एक साहसिक कदम लिया है इसकी वाकई तारीफ करनी चाहिए। ठीक है, मयंक गोयल, आप तो खुद सीए हैं और सीए तो पूरे बाजार को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, घुमाना भी जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि 20,000 से 2,000 अब किया गया, इससे लगाम लगेगी या फिर 2,000 से भी पूरे मामले को जो जितनी भी रकम हो उसे सर्कुलेट किया जा सकता है? देखिए, सर्कुलेट तो किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, जैसा कि मेरे पत्रकार भाई साहब ने कहा, सर्कुलेट किया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर जो अब नंबर ऑफ पर्सन की डिटेल हमें चाहिए होगी, क्योंकि उसमें स्पेशली कहा गया है कि 2,000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन एक सोर्स से नहीं कर सकते। तो इस वजह से जब हम इस ट्रांजैक्शन की बात करते हैं जहाँ पे हजारों करोड़ रुपए की डोनेशन की बात होती है, तो वहां पे इतने ज्यादा नंबर ऑफ पर्संस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा, जिस वजह से इसमें काफी रोकथाम होगी। तो ये जो एक स्टेप लिया गया है इसको कम करने का, एक कदम तो अच्छा है, इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है कि हम इसको थोड़ा कम और कर सकते हैं 1,500, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े लेवल पे धांधली हो सकती है, जो कि अब तक होती आ रही थी। धर्मेंद्र पांडे, ठीक है, एक कदम तो है, कम से कम 20,000 से 2,000 पे आए, और कहीं ना कहीं एक सकारात्मक वो है। राहुल गांधी ने भी कहा कि हम इस कदम का स्वागत करते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमने पहले ही कहा कि साहसिक और ऐतिहासिक कदम है, इसका स्वागत है, ठीक है, लेकिन मैं जो अभी मैम जी जो बता रहे थे उसको भी और हमको ये देखना होगा। देखिए, राजनीतिक पार्टियां जो है ये, क्योंकि जो है प्रधानमंत्री जी या वित्त मंत्री जी, सरकार ने जो एक कदम उठाया बिल्कुल साहसिक कदम है, ठीक है, और ये कदम भारतीय राजनीति में और आजाद भारत के इतिहास में मुझे लगता है राजनीतिक दलों के ऊपर सबसे बड़ा कदम है कि राजनीतिक दलों को किसी कैटेगरी में लाए हैं। ठीक है, अभी इसके साथ साथ ही राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में आना चाहिए। राजनीतिक दलों को जो ये 2,000 की फंडिंग है, 2,000 की फंडिंग को आने वाले टाइम में मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये सरकार कम करेगी और मुझे लगता है 100 और 500 के अंदर लाएगी। ठीक है, धर्मेंद्र पांडे, एक सवाल हो रहा है मेरा, वो ये कि वित्त मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या दूसरे केंद्रीय मंत्री, वो ये बात जरूर कर रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन होना है, डिजिटल चीजों को बढ़ावा देना है, डिजिटल ट्रांजैक्शन करना है, लेकिन क्या हम उस स्तर के लिए तैयार हैं? हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी जागरूकता, हमारा साइबर क्राइम, उससे निपटने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं? देखिए, ऐसा है कि एक ऐसा बृहद और विशाल देश है हमारा, जो जिसकी जो है लगभग जो है 75% आबादी अभी गांव में बसती है, और वहां पे जो है आप ये मानिए कि जो है मोबाइल युग आया, लेकिन मोबाइल की तकनीक को लोग सिर्फ मोबाइल सुनना, और मोबाइल से कितने तो ऐसे लोग हैं जिनको मोबाइल में नंबर मिलाना भी नहीं आता। लाल बटन पे काटना और हरे से उठाना, वो आदमी बैंक के सिस्टम के साथ कैसे जुड़ेगा? देखिए, इसमें जो है, लेकिन क्योंकि जो है ये देश जो हमारा है, जैसा अक्सर प्रधानमंत्री जी कहते हैं, 65% युवाओं का देश है, जहां पे हर चीज संभव है। और अगर जो है कैशलेस इकोनॉमी को, जो ये कैशलेस ट्रांजैक्शन है, इसको अगर हम चाहें तो हमारे देश में अगर ये जो है 50% का आंकड़ा भी हमारा देश अगर छू जाए, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों में
50% लोग अगर जो है इसके प्रति जागरूक हो गए और 50% लोगों ने इसको अपना लिया और 50% लोग जो है, यही नहीं, अगर स्वच्छ भारत की तरफ 50% लोग चल पड़े, स्वच्छता की तरफ चलेंगे, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ चलेंगे, शिक्षा की तरफ चलेंगे, तो ये देश विश्व की आर्थिक महाशक्ति के साथ साथ विश्व गुरु फिर से भारत बन सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभिषेक, आप तो खुद वकील हैं, आप तो जानते हैं किस तरीके से अपराध होता है, किस तरीके से शातिर अपराधी हैं। हमारे देश की जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, उसे छोड़िए, जो हमारी साक्षरता है उसकी बात करें, उसके बाद जो साइबर क्राइम होता है उसको लेके क्या लगता है, हमारे देश में जो कैशलेस बात की जा रही है, ट्रांजैक्शन की डिजिटल होने की बात की जा रही है, वो कारगर हो पाएगी? होगी तो उसमें सरकार की जिम्मेदारी पहले तो ये होनी चाहिए थी कि जो बुनियादी चीजें हैं उसको दुरुस्त किया जाए। नहीं, देखिए ये कारगर होगा जी। देखिए, आपके इस क्वेश्चन का आंसर मेरे ख्याल से इस बार बजट में मिल गया है, जिसपे वित्त मंत्री जी ने गांव तक में ब्रॉडबैंड लाइन बिछाने के लिए काफी हैवी अमाउंट का एलोकेशन किया है। दूसरी चीज, जो एक ये क्वेश्चन उठता है कि भाई गांव के या गरीब आदमी है, उसको मोबाइल चलाना नहीं आता या उसके पास स्मार्टफोन नहीं है, हाँ। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो एक योजना थी जिसमें ऐप ये आधार बेस्ड जो लिंक सिस्टम, पेमेंट सिस्टम कर रहे हैं, उसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं, कोई बटन दबाना, उसमें तो आपको अपना अंगूठा लगाना और आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो वो जो गरीब वर्ग जो नहीं जिसको समझ अभी इतने उसकी, वो एटलीस्ट उस चीज को कर पा रहा है। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी पर भी इस बार हमारे बजट में डिक्लेरेशन हुई है कि साइबर क्राइम, पहले तो आज से पहले जो सरकारें थी वहां पर तो ये सब बातें थी ही नहीं, साइबर क्राइम, साइबर लॉ के बारे में लोगों को पता भी नहीं था। ठीक है। आज न सिर्फ लोगों को पता चला है, बल्कि सरकार ने उसमें बजट एलोकेशन करके उस चीजों को और स्ट्रेंथन कर रही है। तो मुझे तो लगता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये सक्सेसफुल होगा। तो इस बजट से, आज का बजट है, इससे सबसे ज्यादा फायदा आपकी नजर में किसे होता दिखाई दे रहा है और सबसे ज्यादा नुकसान भी किसको हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं फायदा भी है और नुकसान भी है। देखिए, मैं इस पे ये कहना चाहूंगा, जो फायदा है वो जो गरीब आदमी है, जो एक 5 लाख से कम या 5 लाख तक की आय वाला आदमी है, उसको तो काफी हद तक फायदा है। ठीक है। वो और तो, जो हाँ, अमीर आदमी है, रिच पर्सन है, आपने देखा होगा कि 50 लाख से 1 करोड़ के ऊपर 10% का सरचार्ज लगा दिया गया है, और जो 1 करोड़ से ऊपर की आय वाले हैं उन पे 15% का सरचार्ज हो जा रही है। हाँ। तो उसको देखते हुए कि जो रिच पर्सन हैं, जो गवर्नमेंट की इंटेंशंस हैं वो क्लियर है कि वो रिच पर्सन का पैसा गरीबों में बांटना चाहते हैं, फार्मर्स की इनकम को डबल करना चाहते हैं उनके लिए। लेकिन जो इनके विचार है, जो भी इनकी कोशिश है, अगर उनको इम्प्लीमेंट अच्छे से किया जाता है तभी इसका लाभ मिलेगा। तो हमें ये देखना होगा कि आने वाले सालों में ये जो इन्होंने घोषणाएं की हैं, घोषणाएं हर साल होती हैं हमारे यहाँ देश में, पिछले 10 साल से होती आ रही हैं और 50 साल से होती आ रही हैं, लेकिन अगर इनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं होगा तो इनका लाभ लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो जो छोटे समय का लाभ होता है वो तो दिख जाता है कि टैक्स रेट कम हो गया, ये हो गया, लेकिन जो हम रेलवे में बात करते हैं सुरक्षा की, या हम किसानों के लिए बात करते हैं, हम बजट एलोकेट करते हैं नए नए इंस्टीट्यूशंस खोलने के लिए, एम्स खोलने के लिए, तो जब वो बन के इम्प्लीमेंट हो जाए, चीजें अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाए, हमारे यहाँ ये पहली एक सरकार है जिसका मुझे दिखता है कि इंटेंशन की ये कुछ देश के लिए अच्छा करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन वो जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होंगी तब तक इस सोच का कोई फायदा नहीं मिलेगा। सब लोगों को साथ में आके इसका मदद करनी पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी इन चीजों का हमें लाभ मिल सकता है। धर्मेंद्र पांडे, क्या सरकार ने इस बजट में ये दिखाने की कोशिश की है कि ये गरीबों की सरकार है, ये सूट बूट वाली सरकार नहीं है, जिस तरीके से निचले तबके को और मिडिल क्लास को लुभाने की कोशिश की है? देखिए, बजट में हर बार कुछ न कुछ नया होता है और ये हमेशा से होता है। किसी को लुभाने वाला ये बजट मुझे दिखाई नहीं पड़ता। हाँ। ये बजट 125 करोड़ भारतवासियों के लिए बजट है और उन अनेक पहलुओं को छूने की कोशिश की गई है इस बजट के माध्यम से। इस लगातार आपने देखा होगा पिछले बजट भी जो आए हैं, लगातार जो है वो देश की सरहदों की सुरक्षा, देश की आंतरिक सुरक्षा, और इन पे जो है ना वो जो धन आवंटन किया जाता है, अभी जैसे हमारे मित्र सीए साहब कह रहे थे कि जो है वो धन तो दे दिया लेकिन धन खर्च ही नहीं हुआ। अब एक चीज बताइए, आपने रक्षा बजट दे दिया, कितने 100 करोड़ दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रक्षा उपकरण और गोला बारूद खरीदो ही नहीं तो उस रक्षा बजट का कोई मतलब नहीं होता है। तो अभी जो है आप पीछे देखिए तो मुझे लगता है जो 2-3 बार के जो बजट आए उनमें से हर मंत्रालय के पास जो पैसा गया है, अगर देश में पक्की सड़कें बन रही हैं, हाईवे बन रहे हैं, तो उनकी सीमा निर्धारित है कि इतने किलोमीटर रोज सड़कें बन रही हैं। ऐतिहासिक सड़कें बनी हैं पिछले 2-2.5 साल में, ऐतिहासिक रेलवे लाइन बिछाई गई है देश में जो है। और यही नहीं,
जो 18,000 गांव इस देश में बिजली से अछूते थे, आजाद भारत के बाद से ही तमाम सरकारों ने विद्युतीकरण की अनेक योजनाएं चलाई, लेकिन 18,000 गांव जो है वो बिजली से अछूते थे। लगभग उनमें से अभी जो आंकड़े सरकार के जो आंकड़े आ रहे हैं, उन गांवों में लगभग 15,000 गांवों में बिजली लगभग सरकार पहुंचा चुकी है इन 2-2.5 सालों में। ये बड़ी बात है। अब एक चीज और यहाँ देखना होगा। आपने देखा कि 1 करोड़ गरीब लोगों को जो मकान देने की बात आई है, मनरेगा में जो पैसा दिया गया है उसको जो साफ सुथरा करने की जो प्रक्रिया बनाई गई है, अब जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास जो है, प्रधानमंत्री आवास जो है, जिसमें कि 1,20,000 से लेकर के 1,30,000 रुपया तक एक गरीब व्यक्ति को दिया जाता है, लेकिन उसको मनरेगा से जोड़ने का प्रयास किया है पिछले कुछ दिनों में सरकार ने। जो मनरेगा की लेबर, मनरेगा के मजदूर या जो कर्मचारी हैं, वो जो काम करते थे प्रधानों के रजिस्टर में, प्रधानों के जो अपने लोगों का जो काम होता था, और उनको जो दिहाड़ी निकाल करके वो दिल्ली में ऐसे मेरे बहुत सारी घटनाएं हमने देखी हैं, और हमने तो कई बार छापा भी है कई जगह कि ऐसे बहुत सारे लोग होते थे जो दिल्ली में होते थे लेकिन ग्राम प्रधान के नजदीकी होते थे, उनका जो है वो जो है दिहाड़ी कार्ड बना होता था गांव में। अब उसको उसमें जो लगाम लगाई है बैंकों को थ्रू, जो मनरेगा की पेमेंट जानी चालू हुई, और उस मनरेगा की पेमेंट को जो है काम को कैसे देखा जाए। पहले क्या होता था कि गांव में प्रधान के पास होता था ये यहाँ मिट्टी डलवानी है, यहाँ तालाब खुलवाना है, कागजों में मिट्टी डलती थी, कागजों में तालाब खुद जाते थे। अब क्यों इसको जब से मनरेगा की लेबर को उसको जो है इन्होंने जब ये प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ करके और गरीबों के घरों से जोड़ करके उसमें जो लेबर लगेगी वो मनरेगा की लेबर लगेगी। पहली चीज है देखिए, जब मनरेगा की लेबर उस पे लगेगी तो उसका जो, क्योंकि मकान तो बनना है तो उसको उस व्यक्ति को वहां काम करना पड़ेगा। जो अच्छे लोग जो मनरेगा का नाजायज पैसा लेते थे, मुझे लगता है उस पर भी अंकुश लगाने के लिए सरकार ने ठोस कार्रवाई की है, और गरीबों को मकान देना सराहनीय कार्य है। ये आम आदमी को जो बजट है धर्मेंद्र पांडे, उससे सबको ज्यादा उम्मीदें थी। वो इसलिए क्योंकि नोटबंदी से हर कोई परेशान हुआ था, चाहे आम आदमी हो चाहे खास, उसे ये उम्मीद थी कि इस बजट में वो परेशानी जो तकलीफ हुई थी उस पर मरहम जरूर लगेगी। वो लग पाई? वो काफी हद तक लगी है। देखिए आप देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि नोटबंदी से देखिए, एक नोटबंदी एक हवा तो बना दिए। सच्चाई ये है कि नोटबंदी से सबसे ज्यादा जो आर्थिक क्षति हुई थी वो या तो बहुत बड़े उद्योगपति को हुई थी, या फिर उसके बाद जो है क्षति हुई थी वो राजनीतिक पार्टी के लोगों को हुई थी। जैसे हमारे देश में 5 राज्यों में चुनाव था, और 5 राज्यों में चुनाव आने की वजह से आपको सबको पता है, किसी भी पार्टी का नेता हो, चुनाव आयोग 25 लाख, 20 लाख, 28 लाख जो निर्धारित करता है। हम जानते हैं अभी चुनाव हो रहा है, हम बैठे हैं, हमें सबको पता है कि एक प्रत्याशी 50-50 लाख रुपया अपने अपने चुनाव में अनेक कारणों से खर्च करते हैं, और उनको चुनाव उसके कई सारे केस दर्ज होते हैं, नतीजे बाद में ढाक के 3 पात होते हैं। जो उसके लिए जो ब्लैक मनी का जो एक बड़ा जो है तबका था, जो काला धन इकट्ठा करके रखा था, बोरियों में जो पैसा बढ़ा था, सिर्फ उसकी वजह से परेशानी आई थी। आप देखेंगे जो बैंकों के सामने जो उस टाइम पे कई जगह पे ये पकड़ा भी था जांच एजेंसियों ने कि बैंक कर्मचारियों ने किसका पैसा जो है वो किया था। वो जो पैसा किया था वो कहीं न कहीं सब जगह से जो है वो राजनीतिक रूप से जो लोग सक्रिय थे उनके ही वजह से आई। आम और गरीब आदमी को तो बहुत ज्यादा दिक्कत ही नहीं होती। एक गरीब आदमी तो महीने में 1 बार बैंक जाता है, उसको क्या लेना देना। मयंक गोयल, आपसे जानना चाहेंगे कि मार्केट में अब आज ये बजट आया है, इसका क्या असर देखने को मिलेगा? उतार चढ़ाव की बात अगर करें तो आप किस तरीके से इसे देखा जाए? देखिए, ये एक इसमें देखिए कोई कमी तो इस तरीके की नहीं है कि ये नेगेटिव रिजल्ट हो कि इससे मार्केट नीचे जाएगी, और ऐसा भी कुछ नहीं है क्योंकि इन्होंने इनडायरेक्ट टैक्सेस के एंगल से देखें तो कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि जीएसटी हमारा आने वाला है सब, ठीक है। तो उसके वजह से इसको अगर मार्केट एंगल से अगर आप देखें तो इसका कोई मार्केट पे असर नहीं आने वाला है। एक बहुत छोटा सा लाभ जो एक टैक्स पेयर को दिया है इन्होंने 12,500 मैक्सिमम, तो उससे कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी इकोनॉमी में हमारे चेंजेस आ जाएंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेशन को इन्होंने छेड़ा नहीं है, तो जो सारा इफेक्ट आता है मार्केट के ऊपर, महंगाई आती है या सस्ता आता है, वो सारा होता है सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेशन की वजह से। तो जो ये आप कह सकते हैं कि जो एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन का भार आदमी के ऊपर पड़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है,
प्लस इनकम टैक्स का भी भार है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देके जो एक आदमी है वो 40-50% तक टैक्स देता है। तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार को एक चीज सोचनी चाहिए कि इनकम टैक्स का डाटा आज हमारे वित्त मंत्री साहब ने खुद ही दिया था कि उसमें कितने कम लोग हैं जो टैक्स की कलेक्शन आ पाती है या दे पाते हैं। 130 अरब की करोड़ आबादी वाले देश में हमारे मात्र कुछ चुनिंदा करोड़ लोग ही रिटर्न फाइल करते हैं या इनकम टैक्स देते हैं। तो क्यों ना इस टैक्स को घटा के इनडायरेक्ट टैक्स की रिजीम में लाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन करके उसका देश को लाभ पहुंचाया जा सके। जो सारी की सारी टैक्स की चोरी या ब्लैक मनी की हम बात कर रहे हैं इतनी देर से, वो सारी की सारी होती क्यों है? अगर हम उसका मूल कारण देखें तो वो टैक्स रेट्स है। अगर आपका टैक्स रेट, आप सिंगापुर की इकोनॉमी में देखिए जीएसटी रेट 7% होगी या इनकम टैक्स रेट देखिए 18% मैक्सिमम। तो जितनी जो टैक्स रेट्स हैं अगर उनको हम एक कंट्रोल सेक्शन में रखा जाए और ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्स कवर किया जाए तो मुझे लगता है कि कलेक्शन हमारी बढ़ेगी और चोरी करने का स्कोप जो है, जो ब्लैक मनी क्रिएट करते हैं, वो अपने आप ही खत्म होता चला जाएगा। जिन देशों में, जिन कंट्रीज में टैक्स रेट्स कम है या ना के बराबर है, वहां की इकोनॉमी देखिए डेवलप्ड इकोनॉमी है। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, दुबई। आप यूएई की स्टेट्स देखिए जहाँ पे टैक्स ही नहीं है, टैक्स फ्री स्टेट है, टैक्स हॉलीडेज है, लेकिन वहाँ पे जो कंपनी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम से कम 10 लाख रुपए साल की आती है। तो वो इनडायरेक्टली लाइसेंस फीस के रूप में टैक्स ले लेते हैं और बाकी का आपका टैक्स, इनकम टैक्स फ्री कर देते हैं। फ्री ट्रेड इकोनॉमी बना रखी है। तो उससे क्या होता है कि सारे लोग पूरे विश्व भर के प्लस अपने देश के लोग ज्यादा से ज्यादा मतलब काम करते हैं, इनकम करते हैं और टैक्स देना नहीं होता तो चोरी का मतलब नहीं। सब चीज बैंकिंग सेक्टर से चलती है। तो सारा का सारा टैक्स की चोरी का कारण है ये 30% टैक्स रेट। अगर इसमें कुछ कम करा जाए धीरे धीरे, जैसे जीएसटी हमारा बढ़ रहा है, ट्रांजैक्शन स्ट्रीमलाइन हो रही है, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें अपर टैक्स रेट्स को कम किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे टैक्स के दायरे में फॉल करें और लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना शुरू करें। जिसका एक पहल कदम इन्होंने किया है, 5 लाख तक की लिमिट पे कम से कम टैक्स रेट कर दिया। वो इसकी तरफ पहला कदम है इन लोगों का, जिससे ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स रिटर्न फाइल करें। सर मैं इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा, अभी हमारे धर्मेंद्र पंडित जी बता भी रहे थे कि डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट कि किस किस तरह से हुआ है। मेरा ये कहना है कि अधिकतर लोग डिमोनेटाइजेशन का जो इफेक्ट है वो इंडस्ट्रियलिस्ट पे सोचे, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स पे सोचा उन्होंने, या उन्होंने कुछ पॉलिटिकल पार्टी सोचा, लेकिन इसका जो और ज्यादा इफेक्ट हुआ है जो सीधे हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, टेरर फंडिंग बंद हुई, नकली नोट बंद हुआ, हवाला कारोबार पूरा ध्वस्त हुआ। दूसरा, जो लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट हैं उनकी फंडिंग बंद होने से उन लोगों ने सरेंडर किया है गवर्नमेंट के आगे। और आप देखिए इस टाइम चाहे जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़, झारखंड, जहां पर भी, उड़ीसा, यहाँ पे नक्सल गतिविधियों में बहुत ज्यादा कमी आई है। जो हमारे जवान वहां मर रहे थे, आज देखिए वो घटनाओं में कमी आई, वहां पर डेथ रेट कम हुई इस चीजों की, हमारे जवानों की। तो ये एस्पेक्ट मैं नहीं जानता क्यों सामने नहीं लाते लोग कि जो सबसे बड़ा इफेक्ट डिमोनेटाइजेशन का है। मरहम लगाने की बात तो एक तरफ हो गई, चलो सरकार ने इस बार बजट में मरहम भी लगाने की कोशिश की है। जो कर सकती सरकार ने किया। सरकार ने दूसरा चीज किया कि अपना बेस को ब्रॉड भी किया है, टैक्स बेस को वो 5% करके। बट जो इसका इफेक्ट है डिमोनेटाइजेशन का, एक ये भी तो है, आखिर टेरर फंडिंग भी खत्म हुई है। देखिए जो सवाल आदरणीय का था वो सवाल ये था कि इसका जो है जो परेशानियां आई थी, तो ये तो सुखद पहलू आप बता रहे हैं, आतंकवादी घटनाएं खत्म हुई, वो ये देश के लिए सुखद है। वो भी आपकी बात से सहमत है जो आपने कही। जो और सारी आपकी बात सहमत हूं। जो टैक्स का दायरा बढ़ा है अभिषेक, जो टैक्स सरकार ने कम किया है 5% कर दिया 10 से घटा के, और क्या सरकार की इसमें मंशा ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो बचाते अपने टैक्स को कम करवा के, अपनी जो आय है उसे कम बता के, वो उसमें इजाफा हो सके? बिल्कुल, ये किया ही इसीलिए गया है कि सरकार का जो टैक्स बेस है वो ब्रॉड हो। आप टैक्स रेट कम कर दीजिए, टैक्स बेस ब्रॉड हो जाएगा, अल्टीमेटली कलेक्शन तो बढ़ेगी आपकी। ये तो किसी इकोनॉमिस्ट ने भी सिद्धांत दिया था कि आप हायर टैक्स रेट रखेंगे तो हमेशा टैक्स कलेक्शन डाउन होगा। भारत में ऐसा, इसका आप अगर आप पीछे सालों में जाएं 80s 90s के दशक में, तो वहां पर स्थिति यही थी। जब टैक्स रेट को रीजनेबल किया और ये टैक्स के बेस को ब्रॉड किया है, तो आप देखिए टैक्स कलेक्शन कितना बढ़ गया है। तो लोगों की आदत बन गई और वो आदत गई नहीं। तो अब ये अगर कम करने से आपको लगता है लोगों की आदतों में बदलाव होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा वो करेंगे? क्योंकि नोटबंदी के बाद भी वित्त मंत्री ने जिक्र किया कि जो टैक्स है वो बढ़ा है, जो लोग हैं उन्होंने अपनी आय ज्यादा बताई है।
ज्यादा बताइए और उस पर उन्हें टैक्स देना पड़ रहा है क्योंकि सारा पैसा बैंक में जमा हो गया, तो अब छुपाने का स्कोप कम हो गया। बस अब ये देखना है कि जमा तो हो गया, अब वो जब लोग इसी तरीके से अगर उनका इनकम टैक्स स्क्रूटनी प्रॉपर तरीके से होती है, जिन लोगों ने फर्जी खाते खोले हैं जैसा कि सामने आया था, या बहुत सारा पैसा रूट हुआ है, अगर उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये ट्रैक डाउन करके सारी सिस्टम से अगर एनालाइज करते हैं ट्रांजैक्शंस को, तो कुछ लगता है कि इसका फायदा होगा इस एंगल से। लेकिन अगर 97% कैश हमारा डिपॉजिट हो जाता है और उसमें अगर वो टैक्स रेट जो सोचा है वो नहीं आता है, तो ये एक छोटा सा नेगेटिव पहलू होगा। लेकिन हो सकता है कि हमारे जैसा कि कुछ सोशल मीडिया में हमने देखा था कि कुछ सेम सीरीज के नंबर्स डुप्लीकेट हो गए थे, तो अगर वो सच बात है तो हो सकता है उससे हमें काफी फायदा भी हो कि वो नोट हमारे खत्म हो गया। धर्मेंद्र पांडे आप कुछ बोल रहे हैं? क्योंकि जो अभी भाई कह रहे थे, जिस तरीके से सरकार ने टैक्स को जो है अभी जो बजट दिया है, बजट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो ये बजट है वो एक आम गरीब मजदूर से लेकर के ये सबके लिए कुछ ना कुछ इस बजट में है। सबसे खास बात ये है जिस तरीके का ये बजट है, इसमें एक जो है आप देखिए कि जो है महिलाओं के लिए उनके जो है गर्भवती महिलाओं के लिए 6,000 रुपया का इसमें जो है प्रावधान रखा गया है, बीमार व्यक्तियों के रखा गया है, बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए आधार कार्ड से हिसाब से बना करके उनके लिए इसमें जो है प्रावधान रखा गया है। देश की रक्षा सुरक्षा के बारे में और रेलवे के बारे में जिस तरीके से सुरक्षा के लिए इस टाइम पे चल रहा है, और सुरक्षा के साथ साथ जो स्वच्छता की जो बात होती है, सरकार की जो प्राथमिकता है, इतने बड़े रेल नेटवर्क में बायोमेट्रिक जो अभी जो है शौचालय बनाने की बात है। ठीक है, वित्त मंत्री अरुण जेटली कुछ बोल रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं।